हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग में सुन रहे हैं, मैं नाम उत्कर्ष सिंह है। आपने अपना प्यार चैनल खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से लेकर 1757 तक होने वाला है। ये जो हिस्ट्री है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है, देखिए 1206 से स्टार्ट होता है। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपका खत्म हो चुका है। अब आप आ चुके हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में। यहाँ पर जो सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है तुर्कियों से, तुर्कियों के आगमन से। इससे पहले आप समझते हैं कि महमूद अफ गजनी 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर आक्रमण कर चुका है। यहाँ से धन और दौलत को लूट करके जा चुका अपने देश गजनी। इसके बाद आता है शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के कई सारे गुलाम थे, उसमें से जो सबसे विश्वास पात्र गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। और पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द अर्ली टर्क्स एंड द खलजीज। ठीक है, तो अर्ली टर्क्स में हम देखेंगे पहली बार ये जो अर्ली टर्क्स है इसमें हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। इसको गुलाम वंश कहते हैं, मामलुक डायनेस्टी कहते हैं, इल्बाई डायनेस्टी कहते हैं, इन नामों से इसको हम जानते हैं। ठीक है, टाइमलाइन क्या होने वाली है, टाइमलाइन होने वाली है 1206 से लेकर के 1290 तक का टाइमलाइन होने वाला है। इसको अर्ली टर्क मतलब वही मैंने बताया गुलाम वंश। फिर आते हैं इसमें खलजीस आते हैं, इनको खलजी या फिर खिलजी कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, अभी आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चंस बेसिकली अर्ली टर्क्स में 3 लोगों से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। या तो आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछे जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि देखो ये संस्थापक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, या फिर आप शमशुद्दीन इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि तुर्काने चहलगनी क्या होता है या इक्तेदारी व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, और मुद्रा प्रणाली भी भारत में स्टार्ट करने वाला इल्तुतमिश है, तो मुद्रा प्रणाली क्या होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बलबन से भी बनते हैं। बलबन से क्वेश्चन, घियासुद्दीन बलबन नाम है पूरा, इनका असली नाम था बहाउद्दीन। इनसे क्वेश्चन बनता है इनकी ब्लड और आयरन की पॉलिसी क्या थी, रक्त और लौह की नीति क्या थी बलबन की, इस बात को डिस्कस कीजिए। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन ब्लड एंड आयरन की नीति से ही हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो बलबन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं। फिर हम आते हैं खलजीज के ऊपर। खलजीज का टाइमलाइन 1290 से लेकर के 1320 तक का रहा है, और इसमें खलजीज में जो महत्वपूर्ण शासक आएगा उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम क्या कहते हैं, तो द्वितीय सिकंदर कहते हैं ये क्या है, द्वितीय सिकंदर है। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आएगा तो 2 जगहों से क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा जाता है। एक तो उसके कॉन्क्वेस्ट से क्वेश्चन आएगा, मतलब उसके कॉन्क्वेस्ट मतलब उसके एक्सपेंडिशन से, उसके नॉर्थन कॉन्क्वेस्ट जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है, और उसके साउथर्न कॉन्क्वेस्ट जो उसने राज्य उत्तर में और दक्षिण में जो राज्य जीते हैं उन राज्यों से क्वेश्चन आएगा कि कौन से राज्य उसने दक्षिण में और उत्तर में जीतने का काम किया है। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का टाइमलाइन देखोगे तो 1296 से लेकर के 1316 तक रहा, लगभग 20 साल तक ये रहा। ठीक है, इसके अलावा इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बताइए। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में अलाउद्दीन खिलजी की कौन बताता है, बर्नी बताता है, तो उससे क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट फेवरेबल ये टॉपिक है जो हमेशा आता ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइमलाइन देखते हैं। तुगलक वंश का टाइमलाइन आपका, हम कहां तक थे, हम थे 1320 तक। तो इसका जो टाइमलाइन है वो 1320 से लेकर के 1414 तक का है। और तुगलक डायनेस्टी में हम 2 लोग के बारे में स्पेशली पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एमबीटी के बारे में। एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद सन ऑफ तुगलक।
और मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दोआब में कर वृद्धि करने का काम किया था, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, नई मुद्रा प्रणाली भारत में स्टार्ट की थी, खुरासान एक्सपेंडिशन किया था और कराची एक्सपेंडिशन किया था। ये हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और मोहम्मद बिन तुगलक से हर बार एग्जामिनेशन में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। इसका टाइमलाइन अगर देखना हो तो 1325 से लेकर के 1351 तक ये रहा था। और इसमें कहा जाता है सिकंदर में भारत में 13 प्रोविंसेस थे। सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री था वो इसके समय काल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में, ठीक है। फिर आते हैं हम फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। फिरोज शाह तुगलक को जयसिंह भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत काल का जयसिंह। और जयसिंह के अलावा हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से अकबर भी है सल्तनत एरा का, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे बिल्डिंग्स को बनवाने का काम किया था। तो आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन फिरोज शाह तुगलक का बहुत ज्यादा रहा है दिल्ली सल्तनत में, इसीलिए इसके आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसने बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्थापित किया था, जैसे दीवाने स्थिति का स्थापित की थी, दरुशिफा स्थापित किया था, दीवाने बंदगान स्थापित किया था, कई सारे इसने केनाल बनवाने का काम किया था, सरीस इसने बनवाए थे, कई सारे नए शहरों को भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक में। तो फिरोज शाह तुगलक की ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आपको तुगलक डायनेस्टी का आखिरी एक और क्वेश्चन बनता है कि कारण क्या था तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन का, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। इससे भी लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लोडीज के ऊपर। लोडीज जो थे वो अफगान थे। अभी तक जो हमने देखा वो सब कौन थे, तुर्की मुल्क के थे। ये कौन है, ये अफगान है। बीच में एक और आएगा जिनको कहा जाता है सैयर वंश कहा जाता है। सैयद वंश की टाइमलाइन क्या होती है, थोड़ा सा टाइमलाइन अगर इसका देख लें हम, तो इनकी जो टाइमलाइन है 1414 से लेके 1451 तक रहती है। इसमें 4 शासक आते हैं, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। 4 शासकों के बारे में सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। फिर आते हैं लोडी के ऊपर। लोडी का जो टाइमलाइन है वो है आपका 1451 से लेकर के 1526 तक, ठीक है। अब यहाँ पर लोडियों में कौन है, सबसे महत्वपूर्ण लोडियों में जिसको पढ़ना है मैं, सिकंदर लोडी। क्योंकि सिकंदर लोडी बहुत बड़ा कट्टर मुसलमान शासक रहा है, तो इसकी जो नीति है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। और सिकंदर लोडी से कभी कभार क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिकंदर लोडी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिकंदर लोडी अगर हम टाइमलाइन अगर देखें यहाँ पर, तो 1488 या 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोडी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर। बाबर आया था, कहां से आया था, अंडीजान वैली फरगना से बाबर आया था। और इन्वेशन भारत में होता है, बहुत सारे इन्वेशन, 5 आक्रमण करता है बाबर भारत में। तो बाबर के इन्वेशन हम देखेंगे। इसका पानीपत का युद्ध देखेंगे, 1526 में पानीपत का युद्ध रहा। फिर 1527 में खानवा का युद्ध रहा। फिर 1528 में चंडेरी का युद्ध रहा। 1539 में घाघरा या फिर घाघरौन का युद्ध रहा बाबर का। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो हम बाबर के बारे में देखने का काम करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया। सूफिज्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, जैसा कि आईन अखबरी अबू फजल ने लिखी। और आईन अखबरी में अबू फजल ने बताया कि 14 प्रकार के सिलसिले होते हैं। उन 14 सिलसिलों में से कुछ महत्वपूर्ण सिलसिले, जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा चिश्ती संप्रदाय, इसको कहते हैं चिश्ती सिलसिला कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सिलसिला आपको देखने को मिलेगा नक्शबंदी सिलसिला, सुहरवादी सिलसिला भी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में जो सिलसिला आता है उसको कादरिया सिलसिला कहा जाता है। कादरिया सिलसिला या कादरी सिलसिला कहते हैं, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण सिलसिले हैं जो कि हमको देखने को मिलेंगे यूनिट 4 में। इसके अलावा भक्ति मूवमेंट में आते हैं, तो भक्ति मूवमेंट में सबसे पहले हमें रामानुजाचार्य का नाम मिलता है। भक्ति मूवमेंट क्यों स्टार्ट होती है भारत में, रामानुजाचार्य ने जो अपना द्वैतवाद का जो भी सिद्धांत दिया था उसको हम देखने का काम करेंगे। और फिर इसमें हमें 2 प्रकार के संत मिलेंगे, एक सरगुण एक संत मिलेंगे और एक मिलेंगे निर्गुण, ठीक है। तो सरगुण संत कौन होते हैं, राम भक्ति कृष्ण भक्ति को मानते हैं। और निर्गुण संत कौन कौन से होते हैं ये हम देखने का काम करेंगे।
कबीरदास का नाम मिलेगा। पहले तो रामानुजाचार्य का मैं नाम बता दिया, फिर रामानंद का नाम देखेंगे। रामानंद के बाद हम कबीरदास का नाम, सूरदास का नाम, इसके बाद हम देखने का काम करेंगे। ये सब रामानंद के बाद आते हैं, ठीक है। रामानंद के बाद कबीरदास, सूरदास, इसके बाद मीराबाई, गुरु नानक, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और आखिरी में चैतन्य महाप्रभु को पढ़ेंगे। कुछ असम वसम साइड में भी वरकारी सेक्ट में रहे हैं, महाराष्ट्र साइड में भी कुछ संत रहे हैं, उनको भी हम देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका भक्ति मूवमेंट एंड रीसेटलिंग इन नॉर्थ इंडिया किस प्रकार से होता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 क्या डिस्कस करता है? यूनिट 5 हमारा डिस्कस करता है अकबर टू द शाहजहां। अकबर से शाहजहां का काल हम देखेंगे। अकबर का काल 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। अकबर के क्या क्या चीजें देखने वाली हैं? हम पहले तो देखेंगे मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा क्या होती है? राजपूतों के साथ किस प्रकार के संबंध थे, इसमें राजा मान सिंह से किस प्रकार के संबंध थे अकबर के, महाराणा प्रताप से किस प्रकार के संबंध थे, और धार्मिक नीति अकबर की क्या रही है वो देख सकते हैं। अकबर से शाहजहां तक देखना है, तो अकबर से शाहजहां, अकबर हो गए, फिर जहांगीर हो गए, फिर शाहजहां हो गए। देखिए, धार्मिक नीति से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और अकबर की जो रिलेशन है राजपूतों के साथ उससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और मनसबदारी सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल एरा का, इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो अकबर के बारे में देखेंगे, इसके मिलिट्री एक्सपेंडिशंस को भी देखेंगे, कौन कौन से मिलिट्री एक्सपेंडिशन अकबर के रहे हैं वो डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में राजपूत नीति औरंगजेब की क्या है, धार्मिक नीति क्या रही है राजपूत, और धार्मिक नीति बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेक्कन पॉलिसी, शिवाजी के खिलाफ क्या डेक्कन पॉलिसीज रही औरंगजेब की। औरंगजेब की टाइमलाइन अगर आपको याद हो 1658 से लेकर के 1707 तक रहा है, ठीक है। अकबर की टाइमलाइन क्या है? 1556 से लेकर के 1605 तक है, ठीक है। फिर शाहजहां की टाइमलाइन क्या है? 1638 से लेकर के 1658 तक शाहजहां की टाइमलाइन रही है, ठीक है। चलिए, औरंगजेब, राजपूत रिलीजियस और डेक्कन पॉलिसी क्या क्या रही है, डिक्लाइन या डिसइंटीग्रेशन के पीछे क्या कारण है। कोई अगर आएगा तो वो तो जाएगा ही, डिसइंटीग्रेशन तो किसी भी एम्पायर का होगा ही। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद किस प्रकार से डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्प्रेस का, वो हम डिटेल में देखने का काम करेंगे, क्या रीजंस रहे डिक्लाइन के पीछे के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7, राइज ऑफ द मराठा अंडर शिवाजी। मराठा शिवाजी के अंडर में किस प्रकार से ग्रो हुए, किस तरह से आगे बढ़े, क्या मिलिट्री टेक्निक्स रही, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा, इन चीजों को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से रहा है, कौन कौन से 7 अधिकारी उनमें रहे थे। अष्टप्रधान कहा जाता था, 8 अधिकारी रहे थे, अष्टप्रधान कहते थे। रेवेन्यू सिस्टम, सदेशमुखी चौथ क्या होता है ये देखने का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पदपतशाही, हिंदू पदपतशाही क्या होता है ये देखेंगे, और लेटर मुगल्स को देखेंगे। लेटर मुगल्स, बहादुर शाह 1, जहानदार शाह, फारूक शियार, उसके बाद कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम देखेंगे, अहमद शाह का नाम इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अकबर शाह द्वितीय का नाम मिलेगा, शाह आलम द्वितीय का नाम मिलेगा, आलमगीर द्वितीय का नाम मिलेगा, फिर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 2, ठीक है। तो लेटर मुगल्स हम देखेंगे। लेटर मुगल्स की कहानी 1707 से लेकर के 1857 तक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, और इन्होंने कुछ बहुत खास किया भी नहीं है। तो जो लोग खास किए नहीं रहेंगे 5, 6, 7, 8 लाइन में इनको खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन द मुगल पीरियड, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट की जब बात हम करेंगे, जैसा कि हमें दिल्ली सल्तनत काल में बहुत ज्यादा कुछ आर्किटेक्चर मिलता नहीं है देखने को। आर्किटेक्चर देखने को अगर हमें मिलेगा तो हमें अकबर के काल में मिलेगा, या तो फिर हमें शाहजहां के काल में मिलेगा। और शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता था, शाहजहां को प्रिंस कहा जाता था, बिल्डर्स का प्रिंस भी कहा जाता था शाहजहां को। तो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट अकबर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में किस प्रकार से होता है। पेंटिंग मुगल पीरियड में गोल्डन पीरियड कहा जाता था, जहांगीर के काल को कहा जाता था, जहांगीर का काल जो है वो गोल्डन पीरियड है पेंटिंग का, तो इसको भी हम देखने का काम करेंगे। इसमें आर्किटेक्चर में स्पेशल रेफरेंस ऑफ शाहजहां और पेंटिंग में स्पेशल रेफरेंस टू जहांगीर होगा।
कहा जाता है जहांगीर के बारे में कि जहांगीर इतना स्पेशलाइज था पेंटिंग में कि अगर वो किसी भी पेंटिंग को देख ले तो उस पेंटिंग में कौन सा पार्ट कौन सा पेंटर रंगा है वो भी बता सकता था जहांगीर, इतना ट्रेंड था पेंटिंग में। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं। किताबों के नाम जैसा कि यहाँ पे दिया है कौन कौन सी किताबें होती हैं, तो हम किताबों के थोड़े से नाम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत जानने का सबसे बेहतर सोर्स केएल खुराना की आप किताब पढ़ सकते हैं, सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है केएल खुराना की। केएल खुराना के अलावा एके मित्तल की भी किताब चलती है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है, केएल खुराना या एके मित्तल। अगर आपको मध्यकालीन भारत थोड़ा भी नहीं आता, एकदम बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेहतर किताब है। ठीक है, इसके अलावा आप एलपी शर्मा भी ले सकते हैं, एलपी शर्मा भी बहुत अच्छी किताब मानी जाती है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेहतरीन। ये दो किताबें हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको हायर लेवल में थोड़ा सा जाना है तो हायर लेवल में आप कुछ किताबें देख सकते हैं, जैसे हरीश चंद्र वर्मा की किताब, ये हायर लेवल किताबें हैं। जब आप अपना ये वाला जो पोर्शन है इन किताबों से खत्म कर लें तो आप हरीश चंद्र वर्मा जैसी किताबों को भी पढ़ सकते हैं, या फिर सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम में आती है सतीश चंद्रा की, एक आती है दिल्ली सल्तनत की 1206 से 1526 और एक और वॉल्यूम में आती है, मोटी सी होती है, 1526 से 1707, तो 2 वॉल्यूम में आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं सतीश चंद्रा की। ये दोनों बेहतर किताबें हैं और डीप नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है आपको मध्यकालीन भारत के लिए। ठीक है, अन्य अगर आपको सोसाइटी और कल्चर के लिए कोई किताब लेनी है, सोसाइटी और कल्चर भी कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में सोसाइटी एंड कल्चर भी दिया रहता है, तो सोसाइटी एंड कल्चर के लिए मुझे डॉक्टर ए श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव से अच्छी किताब कोई लगती नहीं है। और एक और मेरे पास वो किताब थी जेएल मेहता भी अच्छी किताब है, मेरे पास जेएल मेहता भी थी सोसाइटी एंड कल्चर के लिए। ठीक है, तो आप सोसाइटी एंड कल्चर वाला अगर आपको पार्ट अगर आपका मध्यकालीन भारत में अगर आता है तो आप जेएल मेहता और ए श्रीवास्तव भी ले सकते हैं। बाकी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एलपी शर्मा वाली किताब अच्छी है, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वीडी महाजन, चलिए वो जगह खाली था तो मैं सोचा कोई और बुक का नाम लिख लूं। और अगर आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज के लिए कोई किताबें चाहिए तो आप ये 2 किताबें ले सकते हैं, हरीश चंद्र वर्मा की या सतीश चंद्रा की। ठीक है, और मैंने वहां पर सोसाइटी और कल्चर की 2 किताबें बता दी है, एक डॉक्टर ए श्रीवास्तव किताब है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की, और एक जेएल मेहता साहब की किताब है, दोनों बहुत बढ़िया किताबें हैं। जेएल मेहता थोड़ी हाई लेवल की किताब है, लेकिन आप 2 4 6 बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छी किताब है। बाकी यहाँ पे भी कुछ राइटर्स का है, जैसे ए श्रीवास्तव का नाम यहाँ पर है, बहुत बेहतरीन राइटर है। आर एस शर्मा भी अच्छा लिखते हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी बहुत अच्छा लिखते हैं। आरपी त्रिपाठी कोई तारीफ, जितनी तारीफ करो उतनी कम है, आरपी त्रिपाठी भी काफी अच्छा लिखने का काम करते हैं। तो ये आपका सिलेबस हमने डिस्कस किया। बीए सेकेंड सेमेस्टर का सारथी बैच नाम है, सब्जेक्ट की कौन कौन सी लिस्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अपने सिलेबस पैटर्न में चेंजेस किया है, तो अब आपको शायद ऑब्जेक्टिव मोड पर एग्जामिनेशंस ना देखने को मिले, इस बात से शायद आपको रिटर्न पेपर देखने को मिलेगा। खैर जो भी होगा वो चीज आगे जाके क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, थियरी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ इन ऐप मिलेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। प्राइस इसकी है 599 रुपीज। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और बैच को हमारे एनरोल कीजिए। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं यहाँ पर इतिहास पढ़ाता हूँ। वीडियो को एंड कर रहा हूँ, जो भी लोग मेरे को सुनना है, थैंक यू सो मच, बाय।